नमस्कार। तो एक बार पुनः 4C सुप्रीम लॉ के इस लीगल एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। मैं पेशे खिदमत करता हूं आज फिर एक सनसनीखेज मुकदमा, एक ऐसा मुकदमा जिससे सारा देश इस वक्त आहत है, एक ऐसा विषय जिसने हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को झकझोर करके रखा हुआ है, खास करके बॉलीवुड की दुनिया को। तो जी हाँ, आपने ठीक समझा, एक बार फिर बॉलीवुड की दुनिया से एक नया मुकदमा लेकर मैं पेश हूँ आपकी अदालत में, जनता की अदालत में। जी हाँ जनाब, जो आज का मुकदमा है आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, बिल्कुल सही अंदाज है आपका। ये मुकदमा है तुनिशा शर्मा आत्महत्या प्रकरण, और उस आरोप में गिरफ्तार हुए उनके साथी कलाकार अभिनेता शेजान खान। शेजान खान पर तुनिशा शर्मा को एबेटमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रयास करने का आरोप लगा है। आज अपने इस मुकदमे में हम यही जांचेंगे, जानेंगे, परखेंगे कि एबेटमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध क्या है, इसमें बिल के प्रावधान क्या हैं, इसमें सजा का प्रावधान क्या है, और अब तक जो सूचनाएं उपलब्ध हुई हैं। जी, जो सबसे इंटरेस्टिंग विषय है आज के इस मुकदमे का कि हम इसमें यह भी जांचने और समझने का प्रयास करेंगे कि अब तक मीडिया के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से जो पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, या तुनिशा की मां जो आरोप लगा रही हैं, और जो आईपीसी का सेक्शन है, जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का क्राइम है, अपराध है, उसकी जो परिभाषा है, और इस मद्देनज़र अब तक के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, विभिन्न अदालतों के निर्णय के आलोक में हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्या पुलिस शेजान खान को बहुत दिन तक कटघरे में रख पाएगी। तो आप बने रहिए यह जानने के लिए कि शेजान खान जेल में बने रहेंगे, उनका अपराध पुलिस साबित कर पाएगी, या फिर शेजान खान छूट जाएंगे, पुलिस अपराध काबिल साबित नहीं कर पाएगी, वह निर्दोष हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगा है वह निराधार है, गलत है। तो इस मुकदमे की अंतिम ताकीद तक पहुंचने के लिए, अंतिम समीक्षा तक पहुंचने के लिए, अंतिम एनालिसिस तक पहुंचने के लिए एक बार पुनः निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा लें। मैं आपसे सीधे तौर पर मुखातिब हूं शेजान खान और तुनिशा शर्मा की बॉलीवुड से लाकर एक नई दास्तां को कानून के कटघरे में, कानून के तराजू पर तौलने के लिए। यूं तो यह विषय बहुत लंबा है, जो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, और उसमें बॉलीवुड रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ सिने अभिनेता ने आत्महत्या किया है। सुशांत सिंह की चर्चा हुई, आज हम तुनिशा शर्मा की चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह फहरिस्त यहीं तक सीमित है। फहरिस्त काफ़ी लंबी है। अपने दूसरे आने वाले एपिसोड में मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, पूरी लिस्ट लेकर आऊँगा। मैं अगले एपिसोड में
आज के इस प्रकरण को दोष और सबूत के आधार पर जांचने के बाद मैं इस बात की भी चर्चा करूंगा कि इस प्रकरण में आखिर बेल का लीगल प्रोविज़न, बेल का जो आधार है, ज़मानत का आधार है, वो क्या है और क्या आने वाले दिनों में सर्वप्रथम शिजान खान बेल पे छूटेंगे और उसके बाद वो मुकदमा में दोषी सिद्ध होंगे या निर्दोष साबित किए जाएंगे। इन सारे पहलुओं पर विस्तार से और बहुत बारीकी से यहाँ चर्चा होने जा रही है। आप इस चैनल में बने रहें और कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर, जी हाँ जनाब, अपना विचार लिखें कि आप इसके बारे में और क्या जानना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे। वो मुझे मदद करेगा विषय को और अच्छे ढंग से आप तक लेकर आने के लिए। देखिए जनाब, मैं यह मुकदमा शुरू करूं उसके पहले मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं और स्पष्ट तौर पे चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरा यह चैनल सिर्फ और सिर्फ कानून की बात करेगा। इसमें भावनाएं, धर्म, संप्रदाय, इसका कोई अर्थ और औचित्य नहीं है। और मैं इस मुकदमे पर आऊं उसके पहले आपको छावला रेप एंड मर्डर केस, दिल्ली की वो घटना बता दूं जहां एक लड़की का शाम में अपहरण होता है, उसके साथ रेप होता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है और दिल्ली की निचली अदालत से सारे अभियुक्तों को सज़ा दी जाती है, सज़ा मुकर्रर की जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट भी उस सज़ा को बहाल रखती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने हाल के फैसले में सारे के सारे अभियुक्तों को बरी करते हुए यह कहता है कि अदालतें इमोशंस से, भावनाओं से नहीं चलती। माना अपराध या आरोप जघन्य था, मानवता का क्रूर चेहरा था, लेकिन अदालत तो फैसला सबूतों के आधार पर ही सुनाएगी। तो इसीलिए मुझे भी मालूम है कि तुनिशा शर्मा इस केस में भावनाएं आहत हैं, भावनाएं फ़िलहाल गर्म हैं, उबल रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। आप लोग किसी का समर्थन कर रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं, किसी को ट्रोल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको विषय को सही ढंग से लेने का निवेदन कर रहा हूँ और स्पष्ट कर रहा हूँ कि जनाब, मेरा तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ कानूनी पहलू से है। भावना, धर्म या और किसी विषय से मेरा अधिकार, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आइए हम आज का मुकदमा शुरू करें। उसके लिए तुनिशा शर्मा को सर्वप्रथम संवेदना के 2 शब्द, उनके परिवार को, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस क्षति को सहने के लिए प्रभु शक्ति दें, इसकी मैं प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने सिर्फ जीवन के 20 बसंत देखे थे, बड़ी ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थीं और अभी तो उनका सफ़र शुरू भी नहीं हुआ था कि काल के क्रूर हाथों ने उन्हें हमसे छीन लिया। तो दर्दनाक मौत रही है तुनिशा शर्मा की। लेकिन यहाँ पे जो अब तक साक्ष्य आए हैं, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए उकसाना, हम उस विषय पे आए उसके पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ। मसलन, आपने अपने नौकर को डांटा, उसके काम में कोई कमी पाई और उसने जाके आत्महत्या कर ली, क्या आप अपराधी होंगे? आप स्कूल में शिक्षक हैं, आपने पढ़ाई के मद्देनज़र किसी छात्र को डांटा, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, उसके लिए उसको आड़े हाथों लिया, छात्र या छात्रा जाकर तत्क्षण या बाद में आत्महत्या कर लेता है, क्या आप जिम्मेवार होंगे? आपका अपनी पत्नी से या पत्नी का पति के साथ कोई विवाद होता है और गुस्से में या अतिरेक में आप दोनों में से कोई किसी को कहता है जाओ जाके मर जाओ, और पति या पत्नी में से एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, क्या आप उसके गुनहगार होंगे? आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है,
आप प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, आप दो दोस्त हो सकते हैं, आप बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, और आप उसको कहते जाते हैं गो गेट लॉस्ट, गो एंड गेट डाई, और सामने वाला व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। क्या आप गुनाहगार हैं? उसी तरह से आपके दफ्तर में कोई कर्मचारी काम करता है, आप उसको नौकरी से निकाल देते हैं, वो आत्महत्या कर लेता है। क्या आप गुनाहगार हैं? उसी तरह से किसी व्यक्ति के साथ आपके लेन देन की लड़ाई है, आप उसको लीगल नोटिस भेजते हैं, आप उसके ऊपर फौजदारी मुकदमा करते हैं, आप उसके ऊपर सिविल मुकदमा करते हैं, और इन सब बातों से परेशान होकर वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। क्या आप गुनाहगार होंगे? क्या आपने एबेटमेंट टू सुसाइड किया? क्या आपने उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया, उकसाया? तो ये जीवन की रोजमर्रा की कुछ दुविधापूर्ण स्थिति आपके सामने है, जहां पे ऐसी घटनाएं अमूनन हो रही हैं, और एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मुकदमा कायम भी होता है, कोर्ट में लंबे समय तक मुकदमा चलता भी है, लेकिन परिणाम क्या होते हैं या क्या होने चाहिए, इस संबंध में कानून क्या कहता है, आइए इन बातों को समझते हैं। तो तुनिशा शर्मा और शिजान खान में जो अब तक उपलब्ध सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स ये हैं, वो ये हैं कि शिजान खान का संबंध 20 साल की युवती तुनिशा शर्मा के साथ था। दे वर इन रिलेशनशिप, ऐसा बताया जा रहा है। यह रिलेशनशिप बड़ा ही अल्पकालीन था, शॉर्ट टर्म था, और किन्हीं कारणों से यह रिश्ता शिजान खान आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। तुनिशा इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहती थी, जैसा अब तक कहा गया है, बताया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में उस दिन सेट पर ये दोनों लोग, काबुल ए ट्रू स्टोरी का कोई मूवी है, कोई सीरियल है, जहाँ ये सेट था, जिस पर ये दोनों लोग मौजूद थे, और पुलिस के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इनका कुछ हीटेड आर्गूमेंट हुआ था। उसके बाद तुनिशा शर्मा बाथरूम में गई और वहां जाकर के इन्होंने आत्महत्या कर लिया। इनकी माता का जो आरोप है वह यह है कि शिजान खान उनकी बेटी के ऊपर उर्दू सीखने का, मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने का और हिजाब पहनने का दबाव बना रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस ने अभी 2 घंटे पहले जो सूचनाएं मीडिया को उपलब्ध कराई है, उसके तहत यह दावा किया है कि डिलीटेड चैट शिजान खान का पुलिस ने रिकवर कर लिया है, और उसके आधार पर पुलिस यह दावा कर रही है कि पिछले 15 दिन से या सप्ताह भर से शिजान खान लगातार, तुनिशा शर्मा शिजान खान को लगातार मैसेज कर रही थीं, और शिजान खान उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे, कोई नोट नहीं ले रहे थे। तो देखिए, विरोधाभास यहीं से शुरू हो गया, अगर ये सूचनाएं सही हैं तो। जब शिजान खान एक तरफ आप कह रहे हैं वो दबाव बना रहे हैं उर्दू सीखने का, हिजाब पहनने का, मुस्लिम धर्म का, और 15 या 20 दिन के बाद से ब्रेकअप होने के बाद शिजान खान तुनिशा शर्मा के किसी मैसेज का रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, तो दबाव कहाँ से बना जनाब? शिजान खान तो इसका मतलब है कि इस रिश्ते को लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहते। दबाव अगर कहीं से था तो वो तुनिशा शर्मा की तरफ से था, अब तक के साक्ष्यों के आधार पर। आगे चलकर इस केस में पुलिस किस तरह का चार्जशीट बनाती है और क्या साक्ष्य आते हैं, ये देखना अभी बाकी है। तो हम इस केस पर आपके साथ इस चैनल में लगातार चर्चा करेंगे। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड और बॉलीवुड को लेकर हमारी चर्चा होती रहती है, लेकिन फिलहाल आइए हम कानून की नज़र, कानून के मद्देनज़र यह अपराध क्या है, इसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं।
तो जी हाँ जनाब, जो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, इट इज़ ए वेरी सीरियस ऑफेंस, दो इट इज़ नॉट मर्डर। यह मर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी यह बहुत ही गंभीर अपराध है आईपीसी के तहत। और आईपीसी 1860 के तहत पनिशबल भी है। ये सेक्शन 306 इंडियन पिनल कोड का या तो अपराधी को 10 साल तक की अधिकतम सज़ा का प्रावधान करता है, फाइन भी कर सकता है या दोनों ही सज़ा मुकर्रर करा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं 10 साल की सज़ा, 7 साल से ऊपर की सज़ा है तो नॉन वैल्यूएबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है। इसलिए एफआईआर कायम होते, व्यक्ति के नामजद होते गिरफ्तारी इसमें बनती है। और इसलिए सीजान खान गिरफ्तार हैं, फिलहाल पुलिस रिमांड में है। पुलिस की रिमांड 30 तारीख को ख़त्म हो रही थी, पुलिस ने उसको भी बढ़ा लिया है। तो अब अगर एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का एक मुकदमा कोर्ट में आता है, जज साहब के सामने आता है, तो वो किन आधार पर यह तय करते हैं कि व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। तो उसके दो फंडामेंटल रूल्स हैं, दो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं, दो बेसिक्स हैं, जिसके आधार पर मुकदमे को जांचा जाता है, परखा जाता है। बचाव पक्ष और साथ में जो सरकारी पक्ष है वो अपनी अपनी दलीलें रखता है। पहली चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें यह तय होना कि यह सुसाइड है या नहीं है। तुनिशा शर्मा के केस में यह निश्चित हो चुका है कि यह सुसाइड है। सुसाइड प्रोनाउंस होना, प्रूव होना, जो उपलब्ध साक्ष्य होते हैं उसके आधार पर यह तय किया जाता है। वैसे कोर्ट में इसकी समीक्षा उन साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट आने के बाद पुनः होगी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इसे सुसाइड ही मानकर मामले का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है और इसीलिए सुसाइड के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाकर सीजान खान को गिरफ्तार किया है। अब अगर कानूनी तौर पे हम देखें कि जब यह बात तय हो गई कि यह सुसाइड है, तो जो दूसरी बात आती है और जो दूसरी चीज़ की जांच इसमें होनी है, जिसके बेसिस पे यह फैसला होगा, वह क्या होती है? वह सीधे सीधे ये होती है कि सामने वाला व्यक्ति का, जो पर्सन है, जो एक्यूज्ड है, उसका इंटेंशन क्या था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंट में यह कह चुका है कि इट्स नॉट ए फिजिकल एक्ट, इट्स एन इंटेंशन। इंटेंट देखेगा कोर्ट इंटेंट की जांच करेगा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है वह है इंटेंट। यहाँ पे मैं उस विषय को नहीं लूँगा, वीडियो लंबा हो रहा है। इसमें एक एक्सेप्शन है, पति और पत्नी के रिश्तों के बीच में अगर सुसाइड होती है, उस विषय को मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में मैं शामिल करूं। वो एक एक्सेप्शन है, मैं आपको स्पष्ट यहाँ पे कर दूं। वहाँ पे आईपीसी अलग हो जाती है, उसमें टाइम पीरियड का बंधन आ जाता है, जिसके आधार पर गिल्टी मान लिया जाता है पति को। तो उस बात को अगर हम छोड़ दें, तो अगर हम आम मुकदमे में बात करें, जिसकी चर्चा मैंने फ़िलहाल में तरह तरह के सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट करके समझाने का प्रयास किया है, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले इसमें जो इंटेंट ऑफ द एक्यूज्ड है, जो अपराधी है, जो आरोपित है, उसका इंटेंट देखा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई मुकदमों में स्पष्ट किया है। मैं एक मुकदमे की चर्चा यहाँ पे करूँगा, संजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 2002 का फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि गुस्से में, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि स्टेज पर कोई हीटेड आर्गूमेंट हुआ सीजान का और तुनिशा का, तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है संजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में, कि गुस्से में, अतिरेक में, एंगर में, इमोशन में
अगर इस तरह के वर्ड का उच्चारण हुआ भी है कि आप जाइए, मर जाइए, गो एंड डाई, गेट लॉस्ट, और उसके बाद अगर सामने वाला व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ है, जिसने गुस्से में ऐसी बात कही है, वह आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं माना जाएगा। उसके ऊपर एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मुकदमा नहीं कायम होता है। यह मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है। अब आइए हम दूसरा मुकदमा लेते हैं 2017 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहता है कि एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का आरोप साबित करने के लिए जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जो दूसरा बड़ा साक्ष्य महसूस है, वह है कि एक्यूज्ड आरोपी कितनी स्ट्रांगली इंस्टिगेशन प्रेरित करने के कार्य में संलिप्त है, उसकी संलिप्तता कितनी गंभीर है, कितना स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंस्टिगेशन है। और अगर ऐसा साबित नहीं हो पाया तो फिर वह व्यक्ति बरी हो जाता है, उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कि वह बहुत रिमोट, बहुत दूर की संभावना दिख रही है, कहीं से जुड़ती हुई भी अगर दिख रही है, तो इन्वॉल्वमेंट बहुत गंभीर नहीं है, बहुत संवेदनशील नहीं है, तो उसको इस कृत्य का दोषी करार नहीं किया जा सकता है। इंस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जो परिभाषा तय करती है, जो कानून परिभाषा तय करती है, वो क्या है? पहली बात कहती है कि इंस्टिगेशन, जो अत्याचार है, जो उकसाने की प्रक्रिया है, वो कंटिन्यू होनी चाहिए। यहाँ पे अब तक जो साक्ष्य आए हैं सिजान खान और तुनिशा शर्मा में, ऐसा कोई भी चैट बरामद नहीं हुआ है। उल्टे यह बात आई है कि तुनिशा लगातार उनको चैट कर रही है, मैसेज भेज रही है, और वो उसका जवाब नहीं दे रहे। तो पहली बात, जो इंस्टिगेशन है वो कंटिन्यू होना चाहिए। एक समय अवधि तक, एक लंबे समय अवधि तक चलना चाहिए। यहाँ यह भी बात कुछ हलकों से सामने आ रही है कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, जो लव अफेयर है, जो संबंध है, वो अल्पकालीन है, बहुत कम समय के लिए रहा है। तो जब संबंध ही कम समय के लिए रह रहा है, तो हैरेसमेंट या एवेटमेंट की समय अवधि तो और अल्प होगी। यह मेरा अपना मत है, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। बाकी तो देखिए कोर्ट और पुलिस अपना काम कर रही है। तीसरी बात जो इस कानून में प्रमाणित होनी है या होनी होगी, तभी सिजान खान को सजा मिलेगा, वह है कि सुसाइड मस्ट बी ए डायरेक्ट कॉन्स्टिक्यूशन ऑफ इंस्टिगेशन। मेरे कृत्य का सीधा तौर पर सुसाइड से संबंध स्थापित होगा, तभी मैं दोषी साबित होऊंगा। अगर इनडायरेक्ट इंस्टिगेशन के ब्रैकेट में यह चला जाता है, तो मुझे दोषी साबित करना पुलिस के लिए एक टेढ़ी खीर होगी। और सिर्फ इंसिडेंट का होना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ कमिटिंग ऑफ सुसाइड और मेरा कनेक्शन उसमें कितना है, यह भी जांचा और परखा जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट वेरी इंपॉर्टेंट, अंतिम लेकिन फाइनल नहीं, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण, जिस व्यक्ति ने आत्महत्या किया है, मनोवैज्ञानिक रूप से बिहेवियरल पैटर्न को भी उसके देखा जाएगा, उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा कि इस आदमी का अपना मेंटल बैलेंस पूरे जीवन काल में कितना स्टेबल या अनस्टेबल रहा है, इसका अपना कैरेक्टर कितना स्टेबल और अनस्टेबल रहा है। क्या ये बहुत तुनक मिजाज हैं? क्या ये बहुत जल्दी चीज़ों से घबरा जाते हैं? क्या इमोशनली अनबैलेंस्ड हैं या बहुत सेंसिटिव हैं?
छोटी छोटी बातों को भी दिल पे गहरे तक लगा लेते हैं। अगर ऐसा कुछ भी तुनिशा शर्मा के बिहेवियर में मिल गया तो यह केस और कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि उसका फ़ायदा फिर एक्यूज्ड को मिलेगा। हमारे जो लॉ की बेसिक पोस्टुलेट्स है, टिल यू आर नॉट प्रूवन गिल्टी यू आर इनोसेंट। और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सज़ा देते वक्त जो स्टोरी है, जो थियरी है, बहुत थ्रेड वाइज क्लियरली स्टेबलाइज होनी चाहिए। हम जैसे कानून के पुजारी के लिए नहीं, हम जैसे कानून के एक्सपर्ट के लिए नहीं, हम जैसे कानून के ज्ञाता के लिए नहीं, बल्कि आप आम जनता के लिए भी वो उतनी वाटर की तरह, पानी की तरह क्लियर होनी चाहिए और किसी को भी एन आयोटा ऑफ डार्क, तिल भर या शक नहीं होना चाहिए उस स्टोरी में। इस मापदंड पर जब इस केस को पढ़ा जाएगा कोर्ट के सामने, तभी शेजान खान को इस अपराध का अपराधी घोषित किया जा सकता है। तब तक के लिए हम इस केस पर बारीकी से नज़र बनाए रखेंगे और आपको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में बिल का क्या प्रावधान है, बॉलीवुड के और किन हस्तियों ने आत्महत्या करी, उनका परिणाम क्या हुआ, कानून इस बारे में क्या कहता है, इत्यादि की चर्चा अपने आने वाले एपिसोड में मैं करता रहूँगा। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को विदा दीजिए। अपने आस पास ऐसे लोगों को संबल दीजिए, ताकत दीजिए, उनको समझाइए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में एक ऐसे ही विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।